जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2017 में बिहार बोर्ड के द्वारा जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले भी आपको क्या है कि 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 के जो आपको प्रश्न पूछे गए थे उस सबके एनालिसिस जो है वो आपको कर दिया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है गोविंद वल्लभ पंत, उसके बाद कह रहा है आपको के.एम. पनिक्कर, उसके बाद है पंडित हृदय नाथ कुंजरू, उसके बाद है न्यायमूर्ति फजल अली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी यानी कि न्यायमूर्ति फजल अली। तो यहाँ से एक बात आती है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो एक आयोग बना था वो आपको कब बना था। तो साथियों, इसके लिए एक जो आयोग बनती है वो आपको 1953 में, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था 1953 में। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दिया था वो आपको कब दिया था। तो इसने अपनी जो रिपोर्ट दिया था 1955 में, और इसी के रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ था कि आपको 1956 में, याद रखिएगा कि आपको राज्य पुनर्गठन जो है वो आपको अधिनियम बनाता था। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपको कब बनाता था, क्या कहेंगे जानते हैं, 1956 में, ठीक है ना। और इस प्रकार से भाषा के आधार पर क्या हुआ था कि आपको राज्यों का जो था वो आपको पुनर्गठन किया गया था, और भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो भी आपको आंध्र प्रदेश था, और दूसरी बात कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो भी आपको आंध्र प्रदेश था। फिर यहाँ से कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे देखिए गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत ने क्या किया था कि आपको भारत के जो विभाजन की जो योजना है उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। के.एम. पनिक्कर के जो है, यानी कि के.एम. पनिक्कर, तो के.एम. पनिक्कर को जो है सरदार की उपाधि दी गई है संविधान सभा के द्वारा, इसे आपको याद रखना है। और पंडित हृदय नाथ कुंजरू, ये आपको जो न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसमें ये क्या थे कि आपको एक सदस्य थे। तो साथियों, एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है, और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए, दो में क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो आपको कौन बनी थी। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका सही हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि स्वतंत्रता से पहले जो है आपको 3 महिला कांग्रेस के जो है वो आपको अध्यक्ष बनी थी। उस महिला का नाम आपको याद रखना है। तो वो 3 महिला कौन कौन थी, तो देखिए एक तो है सबसे पहले आपको एनी बेसेंट, और यह जो है क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया था। दूसरा महिला की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपको सरोजिनी नायडू, यानी कि दूसरी महिला कौन है तो कहेंगे सरोजिनी नायडू। और तीसरी महिला की बात करेंगे तो वह आपको नेली सेन गुप्ता, क्या कहेंगे, नेली सेन गुप्ता। तो देखिए, तो ये 3 महिला जो है ना वो आपको देश के आजादी से पहले जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तो यहाँ से एक बात आएगी क्या कि बताइए एनी बेसेंट कब बनी थी। तो ये आपको 1917 में कोलकाता अधिवेशन में, अधिवेशन का भी नाम याद रखना है आपको, कोलकाता। सरोजिनी नायडू जो है 1925 में बनी थी, किस अधिवेशन में, तो आपको कानपुर अधिवेशन में। उसके बाद है श्रीमती नेली सेन गुप्ता, ये बनी थी आपको 1933 में, किस अधिवेशन में बनी थी, तो यह आपको कोलकाता अधिवेशन में। तो देखिए, तो जितनी भी महिला है वो आपको स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है, वह आपको प्रत्येक 1917 के बाद जो है 8 साल के अंतराल पर बनी है। देखिए 17, 8, 25, 25, 8, 33। तो इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है आजादी के बाद कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो आपको इंदिरा गांधी, जो आपको 1959 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस की क्या बनी थी कि आपको अध्यक्ष बनी थी। इन चीजों को याद रखिएगा। और सबसे अधिक दिनों तक महिला में कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो आपको श्रीमती सोनिया गांधी के पास है। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगती हो साथियों तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए देखिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एनडीसी, क्या बोलते हैं, एनडीसी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एनडीसी की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1950, ऑप्शन बी कह रहा है 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1956। तो साथियों एनडीसी का जो गठन होता है ना वो आपको 1952 में होता है। 6 अगस्त 1952 को जो होता है एनडीसी का क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो इसका गठन क्यों किया गया था, सबसे पहला चीज भी तो पूछा जाएगा
तो देखिए, तो योजना आयोग हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना बनाती थी, तो उसी का जांच करने के लिए क्या है कि आपको एनडीसी का गठन हुआ था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये भी तो पूछा जाएगा। तो साथियों, योजना आयोग जो है उसका जो गठन होता है ना, वह आपको 1950 में होता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो क्या कहोगे 1950 में। उसके बाद है 1955। तो 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी क्या की थी कि आपको रिपोर्ट दी थी, इसे आपको याद रखना है। 1956 में क्या हुआ था कि आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपको बना था, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर ही उस समय क्या था कि 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषद जो थे वो आपको स्थापित किए गए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हैं कौन। तो साथियों, जो जोनल काउंसिल्स होते हैं उसके गठन जो करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आपको केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, तो वे आपको प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया है। तो साथियों, योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया, और इसी के जगह पर क्या होता है कि एक नई संस्था बनती है जिसका नाम होता है आपको नीति आयोग। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि नीति आयोग का गठन जो है वो आपको कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग का गठन जो होता है साथियों, वह आपको 2015 में, ठीक है ना, योजना आयोग को भंग करके तब नीति आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है ना। और नीति आयोग कैसी संस्था है, तो कहेंगे एक थिंक टैंक संस्था है, ठीक है ना, जो हमारे भारत में क्या है कि आपको मतलब विकास से जुड़े हुए योजनाएं जो है वो आपको अब बनाती है। जैसे पहले की पंचवर्षीय योजना जो होती थी आपको योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी, तो ठीक उसी प्रकार की योजनाएं सब जो है अब जो बनाती है वो आपको नीति आयोग बनाती है। और नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 4 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि MS स्वामीनाथन का संबंध जो था वो आपको किससे था। तो ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो साथियों, ऑपरेशन फ्लड जो है, सॉरी, MS स्वामीनाथन का जो संबंध है ना वो आपको हरित क्रांति से। और हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कहेंगे हम यहाँ क्या जानते हैं, खाद्यान्न उत्पादन से। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो क्या कहेंगे, खाद्यान्न उत्पादन से। फिर यहाँ से एक चीज आएगा और क्या कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपको किससे संबंधित है। तो साथियों, ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपको दुग्ध उत्पादन से जो है वो आपको संबंधित है, ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति, तो ये भी आपको दूध उत्पादन से ही हो जाएंगे। उसके बाद है नीली क्रांति, जो कि आपको मत्स्य उत्पादन से। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये सारे चीज होंगे वो आपको पूछे जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि हरित क्रांति आखिरकार है क्या। तो उस पर कहेंगे कि 1960 के दशक में अर्थात 1966-67 में भारत सरकार कृषि उत्पाद पर आत्मनिर्भर होने के लिए उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, आधुनिक कृषि यंत्र, इस सब का प्रयोग किया। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी हुई, जिसे ही आपको क्या कहा गया, हरित क्रांति जो है वो आपको कहा गया। और हरित क्रांति के जनक भारत में कहेंगे तो वे आपको डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। और पूरे दुनिया स्तर में अगर हरित क्रांति का जनक कहा जाए तो वो आपको नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आएगी, श्वेत क्रांति क्या है, तो कहेंगे 1970 के दशक में भारत सरकार जो है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का क्या किया, विकास किया। इसके परिणाम स्वरूप जो है दूध उत्पादन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई, जिसे कहा गया आपको श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, वर्गीज कुरियन कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप इसे देख लेंगे। और ये जो श्वेत क्रांति है, ठीक है ना, श्वेत क्रांति की जो शुरुआत होती है वो आपको गुजरात से होती है। कहां से होती है, गुजरात से, और अमूल कंपनी के द्वारा होती है। तो इन चीजों को आपको देख लेना है, ठीक है ना। और आनंदपुर से, जगह अगर पूछे तो आनंदपुर से। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है भारत के किस राज्य पर पड़ा था। तो साथियों, भारत के वे 3 राज्य थे जो हरित क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। पंजाब, इसके अलावा आपको हरियाणा, हरियाणा के अलावा जो हो जाएगा वो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये सभी जो है हरित क्रांति से क्या है कि आपको काफी ज्यादा प्रभावित हुए, क्या है कि आपको राज्य है, ठीक है ना। और हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा असर पड़ा था वो आपको गेहूं की फसल पर, और सबसे कम प्रभाव जो पड़ा था वो आपको दलहन की फसल पे। तो साथियों, 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 5 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। तो साथियों, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण जो किया था ना वो आपको 1974 में, लेकिन इसका डेट याद रखिएगा, तो आपको 18 मई
1974। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत के द्वारा जो पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था वो आपको कहाँ किया गया था? तो यह आपको राजस्थान, और राजस्थान का अगर हम जिला पूछेंगे साथियों तो वो हो जाएगा आपको जैसलमेर। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और जैसलमेर के अगर जगह पूछेंगे तो वो हो जाएगा आपको पोखरण। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत ने पहला जो सफल परमाणु परीक्षण किया था वो किस स्थान पर? तो क्या कहेंगे? पोखरण। और इसका जो कोड रखा गया था, ठीक है ना, वो आपको स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि पहले जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका जो कोड था वो था आपको स्माइलिंग बुद्धा। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वे आपको श्रीमती इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति जो थे वो आपको बीबी गिरी, ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपको क्या? तो ऑप्शन नंबर बी। और इसमें पूछ लिया जाता कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो साथियों भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो है 11 और 13 मई 1998 को किया था, ठीक है ना। और कहाँ किया था? तो राजस्थान के पोखरण में ही किया था। इस बात को आपको याद रखना है। और दूसरे परमाणु परीक्षण का जो कोड था वो आपको शक्ति 98 था। और यह आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि शक्ति 98 जो है किसका आपको कोडवर्ड था? तो क्या कहेंगे? दूसरे परमाणु परीक्षण का। और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो आपको के.आर. नारायणन थे, और आपको भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और दूसरे परमाणु परीक्षण में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे वो हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और इसी परमाणु परीक्षण के बाद क्या होता है कि भारत जो होता है वो क्या होता है जानते हैं? कि आपको एक परमाणु संपन्न देश जो होता है वो आपको बनता है। और इसके बाद हम पर कई सारे जो होते हैं आपको पश्चिमी देशों के द्वारा जो होते हैं प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो होती है आपको समय जैसे जैसे बीतती जाती है सारे प्रतिबंध जो होते हैं वो आपको समाप्त कर दिए जाते हैं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा 1974। 1963 में भारत जो था वो आपको पीटीबीटी पर क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था। पीटीबीटी कहने का मतलब हुआ पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। 1980 में जो है वो आपको भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। इसके अलावा इंदिरा गांधी जो है 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का क्या करते हैं कि आपको राष्ट्रीयकरण करते हैं 1980 में ही। और इंदिरा गांधी तीसरी बार जो सत्ता में आती है वो आपको 1980 में आती है। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं आपको छठे प्रश्न को क्या करा इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? देखिए चीन जो है भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था यह पूछा जा रहा है। 1962, 1964, 1965, 1966। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962। देखिए और चीन ने पंचशील समझौता का उल्लंघन करके क्या किया था कि आपको भारत पर जो था वो आपको आक्रमण किया था। तो यहाँ से एक बात आती है पंचशील समझौता हुआ कब था? तो साथियों ये जो पंचशील समझौता है ना यह आपको 1954 में हुआ था, ठीक है ना। और इस समझौता पर जो हस्ताक्षर किए थे वो आपको भारतीय प्रधानमंत्री आपको पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने। तो यहाँ से एक चीज और आएगी कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे भारत और एक देश जो है वो आपको चीन है। और यह तिब्बत को लेकर क्या है कि हुआ समझौता था। तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आपको पंडित नेहरू जो इस समझौते पर क्या करते हैं कि आपको हस्ताक्षर करते हैं। और चीन के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका नाम होता है चाउ एन लाई जो इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है ना। ठीक है समझौता होता है कहाँ? तो यह आपको चाइना के जो राजधानी है बीजिंग वहीं पर यह समझौता होता है। और उस समय जो चीन के राष्ट्रपति होते हैं वो आपको माओ होते हैं। और माओ को जो है इतिहास में एक साम्राज्यवादी आपको क्या है कि तानाशाह शासक के रूप में जो होता है वो आपको जाना जाता है। और चीन में साम्यवादी राज्य जो है इसी ने स्थापित किया था 1 अक्टूबर 1949 को। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। 1964 में क्या होता है? 27 मई 1964 को पंडित नेहरू की क्या होती है कि आपको मृत्यु होती है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान का क्या होता है कि आपको युद्ध होता है। 1966 में आपको ताशकंद समझौता होता है। तो देखिए तो ये सब चीज आपको याद रखना है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि बताइए ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था? तो आप क्या कहोगे? 10 जनवरी 1966 को। 1965 के भारत पाक युद्ध का जो समापन हुआ था इसी समझौता के तहत जो है वो आपको हुआ था। और ताशकंद समझौता कराने में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे वो आपको यानी कि सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जो थे जिनका नाम था आपको कोसिजिन, उसी ने सबसे अहम भूमिका जो थे वो आपको निभाए थे, ठीक है ना। और ताशकंद समझौता पर भारतीय प्रधानमंत्री जो होते हैं
आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, और इसके अलावा आपको पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति होता है जनरल अयूब खां, वो क्या करता है कि आपको हस्ताक्षर करता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 6 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, और जहां भी दिक्कत हो आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि भारत के लौह पुरुष मतलब कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन देखिए, एक कह रहा है महात्मा गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ना, वो आपको सरदार पटेल को जो है वो आपको जाना जाता है। तो इनको कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे देखिए आयरन मैन ऑफ क्या कहेंगे, इंडिया। इसके अलावा जो है साथियों, इन्हें जो है भारत का बिस्मार्क भी जो है वो आपको कहा जाता है। और देशी राज्यों का इन्होंने क्या किया था कि आपको एकीकरण किए थे। आज जो हमारा अखंड भारत है, वो कहीं ना कहीं सरदार पटेल की क्या है कि आपको देन है, ठीक है ना। दूसरी बात, महात्मा गांधी को महात्मा जो कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपिता इन्हें जो कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी जो है कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो अर्धनग्न फकीर जो कहा था वो आपको कौन जानते हैं, तो आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल ने। इसके अलावा महात्मा गांधी को मलंग बाबा जो है वो भी कहा जाता है। तो मलंग बाबा की उपाधि जो है खुदाई खिदमतगारों ने दिया था। उसके बाद है महात्मा गांधी को जादूगर जो कहे थे वो आपको शेख मुजीबुर रहमान ने कहे थे। इसके अलावा साथियों एक चीज और याद रखेंगे कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी को जो है वो आपको सदी का महापुरुष जो है वो आपको कहा था। और सच में अभी के युग में जो है ऐसे महापुरुष जो है वो आपको जन्म नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी सीधे समझिए कि महात्मा गांधी जो है सच में सदी के क्या थे कि आपको महापुरुष थे। और इनको जो असल पहचान मिलती है वो आपको कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका से। जवाहरलाल नेहरू को जो है चाचा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इन्होंने एक नारा दिए थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, आराम हराम है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है इन्होंने अहमदनगर जेल में जो था वो आपको लिखे थे। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको सी हो जाएगा। और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सके। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे। देखिए, कह रहा है लियाकत अली, एओ ह्यूम, उसके बाद है एस.एन. बनर्जी, ठीक है ना। उसके बाद है आपको गोखले। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा एओ ह्यूम। तो यहाँ से एक बात आती है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपको कब हुई थी। तो साथियों इसकी जो स्थापना होती है ना वो आपको 28 दिसंबर 1885 को जो है वो आपको कांग्रेस का क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे। तो एओ ह्यूम, तो क्या एओ ह्यूम भारतीय थे, तो नहीं। एओ ह्यूम जो थे साथियों वो आपको ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के एक आपको रिटायर क्या थे कि आपको अधिकारी थे, सेवानिवृत्त अधिकारी थे। तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना जो है अंग्रेजों के सुरक्षा कवच के रूप में क्या किए थे कि आपको किए थे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि कांग्रेस के स्थापना के समय वहाँ कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो कांग्रेस का स्थापना के समय साथियों यहाँ पे 72 प्रतिनिधि जो थे वो आपको मुंबई में उपस्थित थे। इसका मतलब यह हो गया कि कांग्रेस का गठन जो है वो आपको मुंबई में हुआ था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन भी जो होता है ना साथियों वो आपको मुंबई में ही होता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद गोखले हैं, तो गोखले के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि ये जो थे आपको महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। एस.एन. बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन करके आपको एक संस्था जो थी वो आपको बनाए थे। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले आपको प्रधानमंत्री बने थे। तो साथियों 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आएगी, एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है। तो देखिए एओ ह्यूम का जो पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, ठीक है ना। तो 8 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए 9 में, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया जा सकता है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 352, उसके बाद कह रहा है साथियों 360, उसके बाद है 356 और उसके बाद है 368। तो साथियों भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 352, इसके तहत जो होते हैं वो आपको राष्ट्रीय आपातकाल जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। तो अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, एक 1962, एक आपको 1971 और एक जो है आपको 1975। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है अनुच्छेद 360 के तहत जो है वो आपको वित्तीय आपातकाल जो है वो आपको लगाया जाता है। चलिए इसके बाद है अनुच्छेद 356, इसके तहत जो है हमारे भारत में जो होते हैं वो आपको राष्ट्रपति शासन जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत जो है
वो आपको संविधान संशोधन जो होते हैं वो आपको किए जाते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है भारत में वो आपको किस देश से जो है वो आपको अपनाया गया है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो वह जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। उसके बाद द्वितीय पद जो है हमारे देश में वो आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है, ठीक है ना। और आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों के स्थगन से संबंधित जो शक्तियां है वो आपको जर्मनी के वेमर संविधान से जो है वो आपको प्रेरित है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिएगा कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था वह आपको 1951 में, जो कि आपको पंजाब यानी कि पेप्सू में जो था सबसे पहले आपको लागू हुआ था, ठीक है ना। और सर्वाधिक दिनों तक लगातार राष्ट्रपति शासन लागू रहने का जो रिकॉर्ड है वो आपको जम्मू और कश्मीर में है। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। और वित्तीय पद जो है साथियों अब तक हमारे देश में जो है आपको एक बार भी जो है आपको नहीं लागू हुआ है। तो वित्तीय पद कब लगते हैं? तो जब आपको देश या उसके किसी भाग में जो है वित्तीय साख और अस्थायित्व को जब खतरा हो तब इसे लगाया जा सकता है, लेकिन आज तक ऐसी नौबत नहीं आई है। चलिए अब चलते हैं 10 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो देखिए कह रहा है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, महासचिव। तो साथियों ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है सुरक्षा परिषद, उसी पर क्या है कि विश्व में शांति स्थापित रखने का जो है वो आपको दायित्व है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है कि सुरक्षा परिषद में सदस्य जो होते हैं वो आपको कितने होते हैं? तो साथियों सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपको 15 होती है, जिसमें से आपको 5 जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि आपको अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई। और 10 जो होते हैं वो आपको अस्थाई सदस्य होते हैं। और अस्थाई सदस्य जो होते हैं ना, याद रखिएगा ये आपको 2 वर्ष के लिए क्या होते हैं कि आपको चुने जाते हैं, जबकि 5 जो है अस्थाई सदस्य है, इसका जो है सरकारी नौकरी है, इसको कभी हटाया नहीं जा सकता है। तो देखिए तो 5 अस्थाई सदस्य इसके कौन कौन है इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए तो एक जो है आपको यूएसए, यूएसए कहने का मतलब हुआ कि आपको अमेरिका। उसके बाद है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन इसको बोलिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको फ्रांस, इसके अलावा जो है साथियों रूस और चीन, ये 5 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। और इन सभी अस्थायी सदस्य देशों को जो है वो आपको वीटो शक्ति जो है वो आपको प्राप्त है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। बाकी इधर जो देख रहे हैं महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासचिव, ये सब जो है ना वो आपको क्या जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो टोटल सदस्य होते हैं वो आपको कितने होते हैं जानते हैं? तो आपको 54 होते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो भी सदस्य हैं वो कितने हैं, तो क्या कहेंगे? तो आपको 54 है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा क्या कि ये जो महासभा है इस महासभा में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए तो महासभा में जितने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश होते हैं उतने ही सदस्य इसमें होते हैं, लेकिन एक देश जो होते हैं वो अपने 5 प्रतिनिधि यहाँ पर भेज सकते हैं, लेकिन उसका काउंट जो होगा वो आपको एक ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो महासभा है इसको हम लोग विश्व की लघु संसद के नाम से जानते हैं। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। और इसके पहले महासचिव जो थे वो आपको त्रिगवेली थे, और वर्तमान में जो इसके महासचिव है वो आपको एंटोनियो गुतेरस है, ठीक है ना। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, यानी कि सुरक्षा परिषद। चलिए 11 में क्या कह रहा है कि डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी? यही पूछा जा रहा है। देखिए असम, नागालैंड, केरल और आपको तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। तो देखिए ये जो डीएमके है ना वो तमिलनाडु की क्या है कि आपको एक क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या है? AI क्या है? ऑल इंडिया, ठीक है ना। क्या है? ऑल इंडिया AIA, ठीक है ना। DMK यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए ऑल इंडिया, ठीक है ना, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है ना। तो यह भी जो है वो आपको कहाँ का क्षेत्रीय पार्टी है जानते हैं? तो आपको तमिलनाडु का है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि AIADM का मतलब क्या हो जाएगा? तो देखिए A से हो जाएगा ऑल, I से इंडिया, A से हो जाएगा आपको अन्ना, क्या है? अन्ना। उसके बाद जो होगा D से द्रविड़, उसके बाद M से मुनेत्र, और K से हो जाएगा आपको कड़गम या कहीं कहीं कसगम भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कहाँ की है? तो आपको तमिलनाडु का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि विश्व महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व महिला दिवस जो है दिए गए ऑप्शन में देखिए क्या दिया है? 10 दिसंबर, 8 मार्च, 1 दिसंबर, 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। तो यहाँ से एक बात आती है कि विश्व महिला दिवस जो है 8 मार्च को किस वर्ष से मनाया जाता है? तो यह आपको 1975 से जो है वो आपको मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद 10 दिसंबर को जो है वो आपको विश्व
मानवाधिकार दिवस जो होते हैं साथियों वो आपको मनाए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है ना, कितना को, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो होती है वो आपको मानव अधिकार के घोषणा पत्र को स्वीकार करता है। तो इसी तिथि को याद रखने के लिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है 1 दिसंबर को, तो ये आपको विश्व एड्स दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है एड्स दिवस क्यों मनाए जाते हैं, तो एड्स के प्रति लोगों को जागरूक, मतलब जागरूकता लाने के लिए, एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो होता है वो आपको विश्व एड्स दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। 2 अक्टूबर को जो होता है गांधी जयंती। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है पूरी दुनिया में जो होती है साथियों वो आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो होते हैं आपको मनाए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो होते हैं पूरे दुनिया में वो आपको गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर क्या होते हैं कि आपको मनाए जाते हैं। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको डी हो जाएगा। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। तो साथियों मंडल कमीशन के रिपोर्ट को जो लागू करते हैं वो प्रधानमंत्री बीपीसी कब लागू करते हैं, तो आपको 13 अगस्त 1990 को जो होता है मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू किया जाता है। और मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो होता है समाज में जो आपको अति पिछड़े वर्ग है, ठीक है ना, यानी ओबीसी वाले जो है, ठीक है ना, उनको क्या हुआ था कि आपको 27% जो है वो आपको आरक्षण जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो वो आपको बीपी मंडल यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और मंडल आयोग बनते हैं कब, तो देखिए तो मंडल आयोग जो बनते हैं 1979 में, ठीक है ना, ये कंपटीशन वाले याद रखिएगा 1979 में। और जो बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी है वह याद रखेंगे 1978 में। तो मंडल आयोग जो गठित किए जाते हैं यानी कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग वह आपको मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा क्या होते हैं कि आपको गठित किए जाते हैं। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो मंडल आयोग को गठित करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे, मोरारजी देसाई थे। और लागू करने वाले कहेंगे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है ना। और इसी मंडल आयोग के जो सिफारिश था जब इसको लागू किया गया था तो क्या हुआ था, यह केस जो था आपको सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, ठीक है ना। और इसका सबसे ज्यादा जो विरोध किए थे हमारे समाज के सवर्ण लोगों ने क्या किया था कि आपको इसका विरोध किया था, ठीक है ना। चलिए तो देखिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। और आज भी देखिएगा तो हमारे समाज में अब सब वर्ग जो है उसको कहीं ना कहीं जो है आपको आरक्षण जो है मिलते हैं। अब आरक्षण से समाज का कोई भी वर्ग जो है अछूता नहीं है। इसलिए अगर जब भी कोई आरक्षण पे डिबेट करे, ठीक है ना, कि भाई इतना नंबर लाकर ये हो जाता है, इतना नंबर लाकर वो हो जाता है, तो उसे आप बता सकते हो कि भाई अब कौन सा ऐसा वर्ग है बताओ जो आपको समाज में आरक्षण नहीं लेता है, ठीक है ना। चाहे वह एससी हो, चाहे वह एसटी हो, चाहे वह ओबीसी हो, चाहे वह ईडब्ल्यूएस हो, सबको जो है आरक्षण जो है वो आपको मिलता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। क्या है कह रहा है कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। देखिए ऑप्शन कह रहा है चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, गिरीश स्वराज आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा गिरीश स्वराज आंदोलन। बाकी जो इधर चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, टेहरी बांध आंदोलन है, ये सब जो है आपको नए सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक बात आती है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो कहेंगे कि चिपको आंदोलन जो है इसका संबंध जो है आपको वनों की कटाई रोक, पर्यावरण की सुरक्षा से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन तो देखिए नर्मदा नदी पर बनने वाले जो बांध है, ठीक है ना, इससे जो इसका होने वाला दुष्परिणाम था उससे निजात पाने के लिए आंदोलन हुआ था। टेहरी बांध आंदोलन तो देखिए टेहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो आपको भागीरथी और भिलंगना नदी पर क्या है कि आपको स्थित है। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। और नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है तो आपको एक नदी है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सुश्री मेघा पाटेकर के नेतृत्व में जो था वो आपको चलाया गया था। तो ये सब बात आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो आपको कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि इसके राष्ट्रीय नेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है ना। जबकि इसके संस्थापक में आएंगे तो चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। इसके अलावा आपको गोविंद रावत, इसके अलावा आपको गौरा देवी, कई सारे लोग हैं इसमें, ठीक है ना। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको डी हो जाएगा। और जो चीज आपको बताई जा रही है उसको आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। तो साथियों भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनसंघ का नया नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था। तो देखिए तो भारतीय जनसंघ का गठन जो है 1951 में हुआ था।
और इसके गठन जो किए थे कौन जानते हैं? तो ये आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इसका क्या किए थे कि आपको गठन किए थे। और नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले ये पहले क्या थे कि आपको कैबिनेट मंत्री थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपके कंपटीशन के एग्जाम में कि बताइए कि पहले केंद्रीय मंत्री कौन थे जो आपको मंत्रिमंडल से त्यागपत्र अपना दिए थे? तो वे थे आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसी पार्टी का जो नया नाम है वो आपको भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो गठन होता है वो आपको 1980 में, यानी कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक होते हैं वो आपको माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता है जिन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों जो होते हैं वो आपको सम्मान करते हैं। और मैं भी शायद भारतीय जनता पार्टी में इनसे अच्छा नेता जो है अभी तक जो है आपको कभी नहीं आया, ठीक है ना। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए। इसके अलावा आपको लाल कृष्ण आडवाणी, ये भी आपको इसके संस्थापक क्या थे कि आपको सदस्य थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी। उसके बाद जो है आपको तीसरा जो है वो आपको कौन थे? तो देखिए तो तीसरा अगर हम बात करेंगे तो वो आपको मुरली मनोहर जोशी जी, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी के क्या है कि आपको संस्थापक सदस्य थे। और इसमें पूछ देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अभी जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के वे आपको कौन है जानते हैं? तो वो आपको जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है ना। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या कर रहा है सुनिए। 16 कह रहा है कि भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो आपको कौन थे? तो साथियों भारत में गठबंधन की सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो आपको बीपीसी, क्योंकि बीपीसी जो है वो आपको देखिए वैसे कहिएगा तो ये हो जाएंगे क्या मोरारजी देसाई, लेकिन मोरारजी देसाई तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको बीपीसी। और बीपीसी जो होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो आपको कब बनते हैं? तो वो आपको 1990 में। और 1990 में जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्या होते हैं 1989 90 का ये, ठीक है ना, ऐसा समय। तो बीपीसी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये सबसे पहले आपको मंडल आयोग के जो सिफारिश होते हैं उसको क्या करते हैं कि आपको लागू करते हैं। और इसी के बलबूते ये जो होते हैं सत्ता में आए रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। बाकी देवगौड़ा हो गया, इंद्र कुमार गुजराल हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, ये सभी जो है गठबंधन की सरकार में आपको प्रधानमंत्री जो थे वो आपको बने थे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसे आपको याद रखना है। चलिए 17 में कह रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम प्रबंध का आशय जो है किससे है? तो यह आपको शीत युद्ध से, किससे है? शीत युद्ध से। यहाँ से एक बात आती है कि शीत युद्ध जो है ये आपको शुरू कब हुआ था? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के साथ क्या होता है कि आपको शुरू होता है। और 1946 से 1991 तक जो है वो आपको अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो आपको तानातानी संबंध था, ठीक है ना, जो करवाहट संबंध था, उसी को कहा गया आपको शीत युद्ध, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है शीत युद्ध का अंत हुआ कैसे? तो वो आपको सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है वो आपको शीत युद्ध का क्या हो जाता है कि आपको अंत हो जाता है। तो इन चीजों को याद रखना है। तो सोवियत संघ का विघटन होता कब है? तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का यानी कि यूएसएसआर जो होता है वो आपको टूट जाता है। और यह आपको 15 खंडों में बट जाता है, यानी कि 15 गणराज्यों में जो होता है वो आपको बट जाता है। और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो होते हैं वे आपको मिखाइल गोर्बाचोव होते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। जबकि सोवियत संघ के संस्थापक और इसके प्रथम महासचिव जो होते हैं वो आपको बीआई लेनिन होते हैं। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। और सोवियत संघ बना कब था? तो यह आपको 1922 में। और यह टूटा कब था? तो 1991 में। तो सोवियत संघ कब तक अस्तित्व में रहा था? तो 1922 से 1991 तक। चलिए अब हम चलते हैं 18 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो यह आपको बनाया था वार्सा संधि कब? तो आपको 1955 में। इस बात को याद रखिएगा। बाकी इधर नाटो, सीटो, सेंटो ये सब जो है वो आपको यूएसए के नेतृत्व में बना हुआ सैनिक गुट था, मतलब कि अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ सैनिक गुट था। तो यहाँ पर जितने भी सैनिक गुट देख रहे हैं ना उसमें केवल जो है वो आपको नाटो जीवित है। और नाटो का गठन कब होता है? तो 4 अप्रैल, ठीक है ना, 1949 को नाटो का गठन होता है। और नाटो में अभी जो सदस्य देश है वो आपको 31 है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 19 में क्या कह रहा है साथियों। कह रहा है कि 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश नहीं था? तो साथियों 1955 के जो वार्सा संधि था उसमें आपको पश्चिमी जर्मनी नहीं था, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी जो है वो आपको अमेरिका के प्रभाव में था। और यह आपको नाटो का सदस्य था। किसका सदस्य था?
नाटो का। बाकी इधर जो देख रहे हैं सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, ये सब जो है आपको वार्सा संधि में क्या था कि आपको शामिल था। और वार्सा संधि बना था सोवियत संघ के नेतृत्व में। मतलब आप एक लाइन में समझ जाइए कि यूरोप के दो हिस्से, एक आपको पश्चिमी यूरोप या एक आपको पूर्वी यूरोप। तो पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का वर्चस्व था और पश्चिमी यूरोप में जो है वो आपको सोवियत संघ का क्या था, सॉरी सोवियत संघ कहते हैं अमेरिका का, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, जैसे देखिए ये आपको पूरा वाला हिस्सा हुआ, तो इधर जो था सोवियत संघ का क्या है कि आपको वर्चस्व था, और इधर वाला हिस्सा जो है पूर्वी यूरोप का, सॉरी पश्चिमी यूरोप का, इधर जो था वो आपको अमेरिका का वर्चस्व था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए किस शीत युद्ध काल में पश्चिमी यूरोप में किस देश का प्रभाव था, तो आपको अमेरिका का, और पूर्वी यूरोप में कहेंगे तो वो आपको यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का, ठीक है ना। 19 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स, लेनिन, स्टालिन। तो देखिए 1917 में रूस में समाजवादी राज्य जो स्थापित किया था ना वो आपको लेनिन ने स्थापित किया था। बी आई लेनिन इनका पूरा नाम है। जन्म इनका होता है 1870 में और मृत्यु होती है 1924 में। और यह सोवियत संघ को सबसे कठिन दौर में क्या किए थे कि आपको सींचे थे, ठीक है ना। रूस में जब समाजवादी राज्य स्थापित हुआ था तो अमेरिका जो है अपने सहयोगी देशों के साथ उसे कुचलने का प्रयास किया था, लेकिन लेनिन जो है अपने कूटनीति के तहत उसे बचाने में सफल रहा था। उसके बाद लेनिन का उत्तराधिकारी बनता है स्टालिन। तो खैर स्टालिन के समय में ऐसा जो विरोध उत्पन्न हुआ था, लेकिन स्टालिन जो था वो काफी आपको क्रूर शासक था, जिस वजह से ये अपने देश में होने वाले सारे विरोधों को क्या किए थे कि आपको दबा दिए थे। तो साथियों ये जो देख रहे हैं आप 20 नंबर ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो देखिए परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तो ऑप्शन ए जो है वो क्या कर रहा है, देखिए ईरान, उसके बाद ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी जो है भारत, और ऑप्शन डी जो है चीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा ऑप्शन सी भारत, क्योंकि भारत जो है वह आपको परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी पर जो है वो आपको हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि भारत इसको भेदभाव पूर्ण मानता था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो परमाणु अप्रसार संधि है यह आपको हुई कब थी। तो देखिए परमाणु अप्रसार संधि जो है वो ऐसे 1968 में आया था, लेकिन यह प्रभावी जो हुआ था 1970 से। तो इसीलिए आप इसको याद रखिएगा कि परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी, तो 1970 में। तो यहाँ से ये चीज याद रखना है। इसके अलावा और भी कुछ संधि है जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि आपको पीटीबीटी, ठीक है ना, यानी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, यह आपको 1963 में आया था। उसके बाद है आपको सीटीबीटी यानी कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यह आपको 1996 में जो है वो आपको अस्तित्व में आया था। तो सीटीबीटी के तहत हुआ क्या था, सबसे पहले यह जान लीजिए। तो इसमें परमाणु परीक्षण को पूर्णतः जो था वो आपको वर्जित कर दिया गया था। पीटीबीटी में यह कहा गया था कि परमाणु परीक्षण जो है भूमिगत जो है वो आपको हो सकता है। तो उम्मीद है साथियों कि 21 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न में। 22 नंबर प्रश्न क्या करा इस पर चर्चा करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यूरो क्या है। देखिए कह रहा है कि सार्क देशों की मुद्रा, पाक की मुद्रा, यूरोपीय संघ की मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यूरो जो है ना वो आपको यूरोपीय संघ की क्या है कि आपको मुद्रा है, ठीक है ना। और यूरोपीय संघ है क्या, तो देखिए यूरोपीय संघ जो है यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। और यूरोपीय संघ में जो अभी सदस्यों की संख्या है वो आपको कितनी है, 27 है। इसको भी आपको याद रखना है। और पहले जो था 28 था, लेकिन 2020 में इंग्लैंड जो है यूरोपीय संघ से क्या हो गया कि आपको अलग हो गया। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए यूरोपीय संघ का गठन होता है 1992 में। कब होता है, 1992 में। हालांकि यूरोप के आर्थिक समुदाय का नाम बदल के यूरोपीय संघ किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे 1992 में। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है, तो देखिए इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको ब्रुसेल्स में है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ब्रुसेल्स जो है वो आपको है कहाँ, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए ब्रुसेल्स जो है वो आपको बेल्जियम की राजधानी है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और अभी जो है यूरो मुद्रा जो है लगभग आपको 19 से अधिक देशों के द्वारा जो है वो आपको अपना लिया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। और यूरो मुद्रा प्रचलन में जो आती है वो आपको 1999 में। तो इन चीजों को भी बढ़िया से देख लेना है। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है सार्क देशों की मुद्रा। तो सार्क जो है दक्षिण एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। और यह सार्क जो है कब अस्तित्व में आता है, तो यह आपको
85 में, और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है वो कहाँ, तो हम कहेंगे आपको काठमांडू, यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको काठमांडू में। तो इन चीजों को भी अच्छे से याद रखना है। और सार्क का गठन जो होता है कहाँ होता है, तो वह आपको ढाका में होता है। ढाका यानी कहने का मतलब हुआ कि बांग्लादेश की यह क्या है, कि आपको राजधानी है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 23 में क्या करा है, देखिए करा कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। देखिए ऑप्शन दे रहा है जॉन मेयर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरून, थेरेसा मे। तो देखिए इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है ना, वह आपको इनमें से कोई नहीं है। अभी वर्तमान में है कौन, तो वह है आपको ऋषि सुनक, जो कि आपको भारतीय मूल से इनका संबंध है, ऐसा लोग बताते हैं, ठीक है ना। तो ऋषि सुनक जो है वर्तमान में इंग्लैंड के क्या है, कि आपको प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। और ये जो देख रहे हैं इंग्लैंड, इसकी राजधानी जो है लंदन है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और लंदन में जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं 23 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ई हो जाएगा, यानी कि ऋषि सुनक। और इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कहेंगे तो वह आपको रॉबर्ट बालपोल, ये सब भी आपको याद रखना है। तो 23 का सही आंसर हो गया ऋषि सुनक। चलिए अब हम लोग चलते हैं 24 में। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो साथियों दक्षेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था ना, वह आपको बांग्लादेश में, क्योंकि सार्क का गठन जो होता है वो आपको कहाँ होता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो इसका पहला सम्मेलन भी जो हुआ था ना, वह आपको बांग्लादेश में हुआ था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सार्क का पूर्ण रूप होता है क्या। तो देखिए सार्क यानी कि यहाँ पे समझिए SAARC, तो सार्क का पूर्ण रूप हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो यहाँ से एक बात आती है कि सार्क में सदस्य देश कितने हैं। तो सार्क में सदस्य देश जो है वो आपको अभी जो है 8 है। और सार्क का सम्मेलन कभी भी जो है वो आपको अफगानिस्तान में नहीं हुआ, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, तो देखिए सार्क के सदस्य देशों को हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया। तो ट्रिक को एक बार और पढ़ लीजिए, क्या है, श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। यही आपका क्या है कि ट्रिक है, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ से सी से जान लीजिए क्या होगा। सबसे पहले आपको ये समझना है। तो देखिए तो सी से जो हो जाएगा वो आपको श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद भा से हो जाएगा आपको भारत। उसके बाद भू से हो जाएगा भूटान। उसके बाद न से हो जाएगा नेपाल। उसके बाद बा से हो जाएगा बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। उसके बाद प से हो जाएगा आपको पाकिस्तान। चलिए उसके बाद साथियों तो जो है साइलेंट रहेगा, माल से हो जाएगा आपको मालदीव। तो इस प्रकार से सार्क में जो है टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई, तो आपको 8 हो गई। और यह सार्क अस्तित्व में आता है कब है, तो यह आपको 1985 में। और 1985 में इसका पहला सम्मेलन जो होता है वो आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है। और सार्क का दूसरा सम्मेलन जो होता है वो आपको बेंगलुरु में 1986 में होती है, जो कि आपको भारत में होती है, ठीक है ना। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछे जाएंगे, क्या कि बताइए कि किस देश में सार्क का एक भी सम्मेलन अब तक नहीं हुआ है। तो वह है आपको अफगानिस्तान में सार्क का एक भी सम्मेलन जो है नहीं हुआ। और यहाँ से इसकी राजधानी भी याद रखिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ये सब पूछे जाते हैं। तो देखिए श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरे कोठी। उसके बाद है भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली। भूटान की राजधानी थिम्पू हो गया। नेपाल का काठमांडू। बांग्लादेश का ढाका। पाकिस्तान का इस्लामाबाद। और मालदीव जो है इसकी जो राजधानी है वो आपको माले है। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 25 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। साथियों तो राष्ट्रीय पंचायत जो है ना वह आपको किस देश की संसद है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है। तो देखिए बांग्लादेश के संसद का नाम जो है वो आपको जातीय संसद है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको भूटान। भूटान की जो संसद है उसका नाम जो है तंसो गडू है, इसे आपको याद रखना है।
उसके बाद है पाकिस्तान की संसद जो है, इसका नाम जो है नेशनल असेंबली है। क्या है? नेशनल असेंबली। तो इसे भी आपको याद रखना है। और भारत की संसद का नाम संसद है। तो देखिए, तो विभिन्न देशों की संसद का नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है, और ये सब आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो 25 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न में। 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? अभी बताए थे कि आपको एक ट्रिक याद रखना है कि श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया है, तो वहां से आपको याद रहेगा। तो देखिए, कह रहा है मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, भारत। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। बाकी इधर जो देख रहे हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, यह जो है आसियान का सदस्य है। किसका सदस्य है? आसियान का, ठीक है ना। तो इसे भी आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो मलेशिया है, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी कोलमपुर है। उसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक है ना। उसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक टर्म आया, आपको क्या जानते हैं? आसियान। तो साथियों, आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संगठन है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर आसियान का गठन कब हुआ था? तो यह आपको 8 अगस्त 1967 को हुआ था। तो साथियों, यहाँ से एक चीज आप और याद रख सकते हैं, इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको जकार्ता में। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो क्या है इसका जानते हैं कि डी वो आपको सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि आसियान के सदस्य देशों को हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, तो आसियान के सदस्य देशों को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। क्या जानते हैं? बस उसको याद रखिएगा। इस फिल्म में, बस यहीं से सारा चीज बन जाएगा। इस फिल्म में कथावी ब्रुनेई है। क्या है? कथावी ब्रुनेई है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। हो गया, इस फिल्म में कथावी ब्रुनेई है। अब देखिए, ई से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो देखिए, ई से हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद स से हो जाएगा आपको सिंगापुर। ह से जो हो जाएगा वो आपको फिलीपींस। उसके बाद ल से हो जाएगा आपको लाओस। देखिए, सब याद रखिएगा। म से मलेशिया। आसियान के सारे सदस्य देश इसमें आ गए हैं, ठीक है ना। बढ़िया से आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद में से हो जाएगा आपको म्यांमार। उसके बाद क से जो हो जाएगा वो आपको कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। उसके बाद ह से जो हो जाएगा वो आपको थाईलैंड। उसके बाद साथियों वी से है वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम। उसके बाद है ब्रुनेई। तो देखिए, तो इस प्रकार से आसियान में सदस्य देश कितने हैं? तो वो आपको 10 है, ठीक है ना। तो इसके संस्थापक सदस्य 5 थे। 5 जो है बाद में आपको जुड़े थे। वो 5 बाद में कौन कौन जुड़े थे इसको भी जान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप यह समझिए कि ब्रुनेई जो है यह आपको 1984 में जुड़ा था, ठीक है ना। यहाँ से इसको आपको याद रखना है कि ब्रुनेई कब जुड़ा था। तो याद रखिएगा, ब्रुनेई जो है यह आपको 1984 में जुड़ा था, ठीक है ना। उसके बाद वियतनाम जो है 1995 में जुड़ा था। इसके बाद म्यांमार जो है 1997 में जुड़ा था। इधर देख लीजिएगा लाओस, यह भी 1997 में जुड़ा था। और एक है आपको कंबोडिया, ठीक है ना। तो कंबोडिया जो साथियों 1999 में जो है वो आपको जुड़ा था। तो इस प्रकार से इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन हो गया? तो देखिए, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और एक जो हो गया थाईलैंड। यह इसके संस्थापक सदस्य 5 को हो गया। जहां टिक मार दिए हैं देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे बढ़िया से देख लोगे। तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, यानी हमारा भारत, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न में। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी जो है हम फुल एनर्जी से क्लास नहीं ले पा रहे क्योंकि मुझे चलने में अभी भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा बहुत जैसे हो रहा है वैसे हम आपका हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो है वो आपको कौन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अभी महासचिव है वो आपको कौन है जानते हैं? तो वह है आपको अभी एंटोनियो गुतेरस, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि महासचिव कौन होता है? तो कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सबसे बड़का अधिकारी होता है उसको कहा जाता है आपको महासचिव। तो अभी जो महासचिव है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का, वह है आपको एंटोनियो गुतेरस। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और एंटोनियो गुतेरस जो है वो आपको कहाँ का है? तो यह आपको पुर्तगाल का है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन होता है ना
वो आपको 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या होता है कि आपको गठन होता है। और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है वह आपको कहाँ, तो साथियों इसका मुख्यालय जो बनाया जाता है यह आपको न्यूयॉर्क में बनाया जाता है। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो ये आपको यूएसए में। फिर यहाँ से एक बात आती है, इसके संस्थापक सदस्य जो थे वो आपको कितने थे, तो साथियों इसके संस्थापक सदस्य जो है 50, क्या है 50 थे। और इसका यानी कि 51वां सदस्य देश जो बना था वो आपको पोलैंड बना था। और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या पूछेंगे तो वो आपको 193। अगर वर्तमान में हम सदस्य की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा जानते हैं, 193, ठीक है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन है, तो वो आपको दक्षिणी सूडान है। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आएंगे, आप इसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और इसे याद रखिएगा, एंटोनियो गुतेरेस का नाम, ये कहाँ के थे, तो हम कहेंगे ये पुर्तगाल के, कहाँ के थे, पुर्तगाल के, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है। ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है जिनेवा में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, द हेग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेग, क्या हो जाएगा, हेग, ठीक है ना। और हेग है कहाँ, तो वो आपको नीदरलैंड में है। तो यहाँ से एक बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है क्या, तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, क्या है, अंग है। जैसे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से अंग है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महासभा की, जिसको आप लोग कहते हो जनरल असेंबली, ठीक है ना। इसे दुनिया का लघु संसद भी बोला जाता है। उसके बाद है सुरक्षा परिषद, इसका काम है दुनिया में शांति स्थापित करना, ठीक है ना। और इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। उसके बाद है आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। उसके बाद हो जाएगा साथियों प्रन्यास परिषद। ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। उसके बाद हो जाएगा सचिवालय, सचिवालय के बाद हो जाएगा साथियों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो यह सब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, सॉरी क्या कहते हैं, मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहिएगा तो वो तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग है सबका काम न्यूयॉर्क में ही होता है। लेकिन एक ऐसा अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका सारा काम जो होता है द हेग में होता है, क्योंकि यह नीदरलैंड के द हेग में क्या है कि आपको स्थित है। तो वहीं पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको द हेग में हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वो आपको 9 वर्ष का होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। और कोई भी 2 न्यायाधीश जो है एक देश के नहीं हो सकते, ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद जिनेवा में बहुत सारे संगठन का मुख्यालय है, जैसे कि आपको ILO हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन हो गया। इस सब का मुख्यालय जो है वो आपको जिनेवा में। इसके अलावा यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो हो गया न्यूयॉर्क हो गया, UNDP का मुख्यालय हो गया वो आपको न्यूयॉर्क हो गया। ये सारे चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वह आपको डी हो जाएगा। चलिए 29 में चलते हैं, ठीक है ना। और देखिए अभी हम बस कम चलाओ आपका क्लास ले रहे हैं भाई मेरे, ठीक ना। थोड़ा सा भी एनर्जी हमारे शरीर में जो है नहीं है, बस हम हल्का हल्का सा जो है आपको क्लास ले रहे हैं, नहीं हम बढ़िया से चल फिर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसा क्लास हो रहा है थोड़ा बहुत आप लोग भी मैनेज कीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि UNO निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था, तो साथियों UNO निशस्त्रीकरण आयोग जो है 1952 में बना था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर और भी वर्ष दिए गए हैं, उस वर्ष के महत्व को जान लीजिए। जैसे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, इसके बाद आपको UNO का गठन होता है। 1960 में जो है ओपेक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका गठन होता है। 1965 में जो है आपको UNDP करके एक संगठन है उसकी क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। तो आइए इस सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि UNO का मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है। तो मेरे भाई UNO का मुख्यालय जो है वो आपको न्यूयॉर्क में, कहाँ है, न्यूयॉर्क में। उसके बाद है आपको ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो यह आपको वियना में है, कहाँ है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में। UNDP का मुख्यालय कहाँ है, तो अभी बताए थे कि इसका मुख्यालय भी जो है वो आपको न्यूयॉर्क में है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है UNO का मतलब क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक क्या है कि आपको यह संगठन है। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट
प्रोग्राम, ठीक है ना। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है और जहां जिसका मुख्यालय है उसे भी आपको देख लेना है। तो 29 का सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको बी हो जाएगा। और बताइए आप लोगों को कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। कहीं से उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आप जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो साथियों पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ना वह आपको कहाँ हुआ था जानते हैं। तो वह आपको स्टॉकहोम में हुआ था। कब? तो यह आपको 1972 में, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और पर्यावरण पर जो पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था उसके बाद ही वर्ष 1973 से क्या है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है प्रत्येक साल। इसे भी आपको याद रखना है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस। और यह कब से मनाया जाता है, तो आपको 1973 से जो है वो आपको मनाया जाता है। फिर यहाँ से एक चीज और आएगी, क्या रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, तो यहाँ पर आपको पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो भी कब, तो आपको 1992 में। इसे आपको अच्छे से याद रखना है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। उसके बाद है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो होता है 1997 में न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में। उसके बाद है क्योटो सम्मेलन जापान में होता है 1997 में, जिसमें क्या हुआ था कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए हरित गृह प्रभाव जो गैस है, ठीक है ना, हरित गृह प्रभाव गैस, उसका क्या किया गया था कि आपको जिम्मेदार गैसों को खोजा गया था, ठीक है ना। और इसके कटौती पर जो था वो आपको प्रतिबंध लगा था। तो देखिए तो क्योटो सम्मेलन 1997 में, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों की पहचान जो थी वो आपको की गई थी। स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन होता है 1972 में, इसे आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क में जो होता है वो आपको दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। तो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था, तो वो आपको दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है ये सारे चीज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों आज से हम लोग क्या किए कि 30 तक के प्रश्नों को एनालिसिस किए, ठीक है ना। तो आगे के प्रश्न को हम क्या करेंगे कि इसी क्लास में एनालिसिस करेंगे। जब तक आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि क्लास को हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। 2 वीडियो में आराम से जो है आपके 2017 के सारे सोल्यूशन हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। 31 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अभी बताए थे। कह रहा है क्योटो, रियो डी जेनेरियो, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो है कहाँ, तो आपको ब्राजील में, ठीक है ना। उसके बाद न्यूयॉर्क में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कब, तो आपको 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, इसे आपको याद रखना है। और क्योटो में आपको क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल यानी 1997 में, जिसमें आपको क्या हुआ था ग्रीन हाउस गैसों की पहचान जो थी की गई थी। लंदन से याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या है कि यहाँ पे मुख्यालय एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या, तो वह आपको एक मानवाधिकार संगठन है। तो मेरे भाई ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 32 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो देखिए तो इसमें से खुले द्वार की नीति जो है वो आपको चाइना ने 1970 के दशक में क्या किया था कि आपको अपनाया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आती है कि चीन का द्वार खोलने का श्रेय किस देश को जाता है। तो साथियों चीन का द्वार खोलने का जो श्रेय जाता है ना वो आपको अमेरिका को जाता है। किसको जाता है, अमेरिका को। यानी कि आप कह सकते हो कि शीत युद्ध काल में अमेरिका जो है क्या किया था कि आपको सोवियत संघ से प्रतिरोध करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या किया था कि चीन के साथ जो है अपना निकट संबंध जो था स्थापित किया था। तो उसी को कहा गया आपको क्या कि खुले द्वार की जो नीति है वो, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए चीन की राजधानी बीजिंग, ब्रिटेन का लंदन, पाक इस्लामाबाद, भारत नई दिल्ली, ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो 32 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 33 में चलते हैं क्या है। 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं शिमला समझौता। क्या कहते हैं, शिमला समझौता, ठीक है ना। क्योंकि 1971 के जो भारत पाक युद्ध है उसका जो अंत हुआ था ना वो आपको शिमला समझौता द्वारा हुआ था। कब, तो वह आपको 1972 में। और यह समझौता जो होती है वो आपको कब होती है, डेट के साथ इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 3 जुलाई, क्या है, 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है। और यह समझौता किसके बीच होता है, तो देखिए तो यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। किसके बीच होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। और इस समझौते पर जो हस्ताक्षर करता है वो कौन करता है, तो भारत की ओर से
श्रीमती इंदिरा गांधी, इनको हम लोग कहते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से जो करते हैं वो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो, और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है इसकी क्या की जाती है कि बाद में फांसी जो होती है वो आपको दे दी जाती है 1979 में, ठीक है ना। तो देखिए इस दोनों बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि आपको पाकिस्तान के क्या थे, कि आपको मतलब राष्ट्रपति थे, और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो फिर यहाँ से बात आती है कि इसका परिणाम क्या रहा था। तो इसी शिमला समझौते के तहत क्या हुआ था कि एलओसी का निर्धारण हुआ था। एलओसी कहने का मतलब हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या कहेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा, ठीक है ना। तो 33 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 34 नंबर प्रश्न में। 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना वो आपको मिश्रित है। क्या है, मिश्रित है। तो आज पूरी दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। सबसे पहला है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, और इसका उद्देश्य भी जो होता है वो आपको निजी लाभ अर्जित करना होता है। इसमें व्यक्ति को अधिक क्या होती है कि आपको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दूसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो भी उत्पत्ति के साधन है उस पर क्या होता है कि आपको समाज का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक समाज का कल्याण करना। जैसे अभी देखिए कि आपको चाइना हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, इन देशों में जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको निजी और सरकार दोनों का स्वामित्व होता है, और दोनों जो होता है जन कल्याण के लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था है ना वो आपको मिश्रित है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो 34 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो आपको फ्रांस था, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 34 का आंसर आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, तो वो आपको मिश्रित हो जाएगा, यानी कि सी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। चलिए 35 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है मनीला, जकार्ता, पेरिस, वाशिंगटन। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। तो अगर हम पूछे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसके अलावे आपको IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक, क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप लोग विश्व बैंक कहते हैं, इस दोनों संस्था का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। और दोनों जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा अस्तित्व में आया था, इसीलिए इसको ट्विंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विंस मतलब संस्था कहा जाता है, ठीक है ना, जुड़वा संस्था कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। और ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा कब अस्तित्व में आता है, 1944 में। दोनों संस्था 1944 में अस्तित्व में आती है। दोनों का मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन डीसी। फिर यहाँ पर है आपको मनीला, क्या है, मनीला। तो देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो आपको मनीला में है। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, इसके अलावा इंटरपोल का जो है मुख्यालय वो सब जो है कहाँ है, तो आपको पेरिस में। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो 35 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 36 में। देखिए कह रहा कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 1970, 1971, 1972, 1973। तो साथियों बांग्लादेश जो अस्तित्व में आता है ना 1971 में, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो होता है वो आपको अस्तित्व में आता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और बांग्लादेश को पहले हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। और बांग्लादेश जो है हमारा एक क्या है कि पड़ोसी देश है, जिससे के साथ हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, स्थलीय सीमा, वो सबसे ज्यादा क्या है कि आपको लंबी है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य जो है अपना बॉर्डर जो है वो आपको शेयर करता है। वो 5 राज्य कौन कौन है, तो इसमें सबसे पहले जो हो जाएगा वो आपको पश्चिम बंगाल, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। सबसे लंबा यही सीमा बनाती है। उसके बाद है आपको असम, क्या है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और आपको मिजोरम है, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है। और टोटल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो आपको 4096 क्या है कि आपको किलोमीटर है भारत के साथ, किसका जानते हैं, तो आपको बांग्लादेश का। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे चीज होते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो 36 का सही आंसर बी हो गया, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 37 में क्या कर रहा है सुनिए।
कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताए थे कि इस फिल्म में कथा भी बुरी नहीं है। तो देखिए, ई से हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है ना, फी से हो जाएगा फिलीपींस, सिंगापुर, ये तीनों जो है वो आपको आसियान का मेंबर है। तो बाकी इधर जो है आपको ये श्रीलंका, यह आसियान का मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो श्रीलंका किसका मेंबर है? तो यह आपको सार्क का क्या है कि आपको सदस्य देश है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों का जो संगठन है उसका यह क्या है कि आपको सदस्य है। तो यहाँ से आप सारी चीजों को अच्छे से देख लेंगे। तो 37 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 38 में। 38 नंबर क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। मतलब भारत का व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वो भारतीय हो और वो भारत का प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर जनरल बना था, वो कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्योंकि आपको पता होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गांधी जी के समधी थे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1959 में स्वतंत्र पार्टी को क्या करते हैं कि आपको स्थापित करते हैं। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और सीआर दास यानी चित्तरंजन दास, जो कि आपको स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने देश के मंदिरों और घाटों को भारत का मंदिर कहे थे, ठीक है। तो 38 का सही आंसर बी हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल 1947 से 1964 था। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 39 में। क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार जो है प्रयोग किया है। तो देखिए, तो निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति का सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया है ना वो आपको रूस किया है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है कि सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितने होते हैं। तो देखिए, टोटल सदस्य जो होते हैं 15, यानी कि सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपको 5 जो होते हैं आपको अस्थाई और 10 जो होते हैं वो आपको अस्थाई क्या होते हैं, अस्थाई। तो देखिए, अस्थाई सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए, जबकि अस्थाई है जिसको सरकारी नौकरी है। तो अस्थाई में कौन कौन है, तो देखिए, तो अस्थाई में एक याद रखिएगा आपको, अमेरिका, फ्रांस, रूस, उसके बाद चीन, और एक जो हो जाएगा वो आपको इंग्लैंड। यह सब आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के क्या है कि आपको अस्थाई सदस्य है। क्या है, अस्थाई सदस्य। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य देश हैं उसे क्या है कि आपको वीटो शक्ति जो है वो आपको प्राप्त है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गए होंगे। तो ये जो देख रहे हैं 39, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो यह हो जाएगा यानी कि सी। चलिए अब चलते हैं 40 में। क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था। तो देखिए, योजना आयोग को भंग करके ना नीति आयोग बना था। यहाँ से एक बात आती है, योजना आयोग को भंग कब कर दिया जाता है, 2014 में। और नीति आयोग कब बनता है, तो 2015 में। इसे आपको याद रखना है। और नीति आयोग जो है आपको एक थिंक टैंक संस्था है, यानी गैर संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। जबकि वित्त आयोग यह आपको एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत क्या होते हैं कि आपको प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है आपको करते हैं। और अभी जो चल रहा है वो आपको 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि सर योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन होता है 1950 में और यह संस्था 2014 तक कार्य करती है, ठीक है ना। नीति आयोग का गठन 2015 में। इस दोनों संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको कौन होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। इसे आपको अच्छे से याद रखना। और वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और वित्त आयोग में टोटल सदस्य जो होते हैं 5 होते हैं, जिसमें से 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 जो होते हैं अन्य सदस्य होते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोग क्या किए मेरे भाई, 2017 के पॉलिटिकल साइंस के जो भी प्रश्न था सबका एनालिसिस हम लोग कर लिए। कल से हम लोग क्या करेंगे कि आपको 2016 के जो चीजें है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।